आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे बचाव अभियान की जिसे सुनकर सच में आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर एक सेकंड कीमती था और दांव पर थीं 100 से ज्यादा मासूम जानें। सोचकर देखिए, 4000 किलोमीटर दूर एक अनजान देश में 102 लोग बंधक हैं और उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही मौका है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यही वो नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सी फ्लाइट देखते ही देखते एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का कारण बन गई। तो तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट एथेंस में रुकी और वहां से उड़ते ही खेल बदल गया। 4 हाईजैकर्स ने प्लेन पर कब्जा कर लिया। अब प्लेन पेरिस नहीं बल्कि अफ्रीका की तरफ मुड़ चुका था। पहले उसे लीबिया के बेंगाजी ले जाया गया और फिर आखिर में युगांडा के एंटेवे एयरपोर्ट पर उतारा गया। अब इस पूरे मामले में 3 अहम किरदार थे। पहले तो थे 246 बेबस यात्री और क्रू मेंबर्स। दूसरे थे हाईजैकर्स जो PFLP-EO और एक जर्मन गुट का हिस्सा थे। और एक तीसरा और बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी भी था, युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन, जो दिखने में तो कुछ और था पर असल में अपहरणकर्ताओं का साथी था। जैसे ही प्लेन एंटेबे में उतरा, सिचुएशन और भी बिगड़ गई। वहां 3 और आतंकवादी उनका इंतजार कर रहे थे। सभी बंधकों को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में बंद कर दिया गया। और जानते हैं बाहर पहरा कौन दे रहा था? युगांडा की सेना, यानी ईदी अमीन के सैनिक। अब जब सारे बंधक उनकी गिरफ्त में थे, तब अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगें रखी। और मांगें ऐसी थी जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन था। तो उनकी डिमांड्स क्या थीं? पहला, 5 अलग अलग देशों की जेलों से 53 लड़ाकों को रिहा किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इन 53 में से 40 अकेले इजराइल की जेलों में बंद थे। ऊपर से $5 मिलियन भी मांगे गए। मतलब साफ था कि निशाना सीधा सीधा इजराइल था। और इन सब मांगों को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी दी गई, सिर्फ 1 जुलाई तक का वक्त। धमकी ये थी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। वक्त अब बहुत तेजी से बीत रहा था। अब इजराइल के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। एक तरफ थी उनकी सालों पुरानी पॉलिसी कि आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं करनी, और दूसरी तरफ थी 100 से ज्यादा लोगों की जान। क्या वो अपनी पॉलिसी तोड़ दें या फिर 4000 किलोमीटर दूर एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करें जिसके फेल होने का चांस बहुत ज्यादा था? उधर टर्मिनल के अंदर एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। हाईजैकर्स ने बंधकों को 2 ग्रुप में बांटना शुरू किया। जिनके पास इजरायली पासपोर्ट नहीं थे उन्हें जाने दिया गया, लेकिन सारे इजरायली और यहूदी यात्रियों को अलग करके रोक लिया गया। यह एक बहुत ही भयानक बात थी, लेकिन इसी वजह से इजरायल को एक मौका भी मिल गया। कैसे? क्योंकि जो लोग रिहा हुए वो अपने साथ बहुत कीमती जानकारी लेकर आए। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे संकट को इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक बना दिया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो इजराइल ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। असली मकसद था डेडलाइन को 1 जुलाई से बढ़वाकर 4 जुलाई करवाना, ताकि रेस्क्यू प्लान बनाने के लिए थोड़ा और कीमती वक्त मिल जाए। और इस मिले हुए वक्त में इंटेलिजेंस जुटाने का काम जोरों पर शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले तो जो बंधक रिहा हुए थे उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि अंदर कितने हाईजैकर्स हैं, उनके पास हथियार कैसे हैं, टर्मिनल का लेआउट कैसा है। फिर पता चला कि वो एयरपोर्ट टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। तो वहां से उसके असली ब्लूप्रिंट्स मिल गए। और फिर इन सारी जानकारियों को मिलाकर एक नकली टर्मिनल बनाया गया और उस पर कमांडोज ने बार बार हमले की प्रैक्टिस की। लेकिन इस प्लान का सबसे कमाल का हिस्सा था धोखा देने की स्ट्रैटेजी। आइडिया यह था कि कमांडो एक सेना की तरह नहीं बल्कि युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन के काफिले का भेष बनाकर एयरपोर्ट में दाखिल होंगे। एक काली मर्सिडीज, साथ में लैंड रोवर्स, बिल्कुल ईदी अमीन के काफिले जैसी, ताकि किसी को शक ना हो। तो 3 जुलाई की रात ऑपरेशन शुरू हो चुका था। 4 बड़े बड़े C-130 हर्क्यूलिस प्लेन रात के अंधेरे को चीरते हुए युगांडा की तरफ बढ़ रहे थे। मिशन अब अपने फाइनल स्टेज में था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इजरायली इंटेलिजेंस को यह पता ही नहीं चला था कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले अपनी काली मर्सिडीज को बदलकर एक सफेद मर्सिडीज ले ली थी।
सोचिए, जिस धोखे पर पूरा मिशन टिका था वही खतरे में पड़ गया। जैसे ही युगांडा के गार्ड्स ने काली मर्सिडीज देखी, उन्हें शक हो गया और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मतलब सरप्राइज वाला एलिमेंट तो वहीं खत्म हो गया। पर कमांडो रुके नहीं। वो गाड़ियों से उतरे और सीधा टर्मिनल की तरफ दौड़ पड़े। महज 3 मिनट के अंदर वो बिल्डिंग के अंदर थे। अगले 30 मिनट में सारे 7 हाईजैकर्स मारे जा चुके थे और बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था। और अविश्वसनीय रूप से लैंडिंग से लेकर वापस टेक ऑफ तक ये पूरा मिशन सिर्फ 53 मिनट्स में पूरा हो गया। तो नतीजा क्या रहा? मिशन तो कामयाब था। 102 बंधकों को बचा लिया गया, 7 हाईजैकर्स और करीब 45 युगांडाई सैनिक मारे गए। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत भी थी। क्रॉस फायरिंग में 3 बंधकों की मौत हो गई। एक और बंधक डोरा बलोच, जिन्हें ऑपरेशन से पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें बाद में ईदी अमीन के हुक्म पर मार दिया गया। इजरायली टीम को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस पूरे ऑपरेशन को जो कमांड कर रहे थे यूनिट कमांडर योनाथन नेतन्याहू, वो इस हमले में शहीद हो गए। वो इस मिशन में जान गंवाने वाले अकेले इजरायली सैनिक थे। वापस जाने से पहले कमांडो ने एक और काम किया। उन्होंने युगांडा के 11 मिग फाइटर जेट्स को रनवे पर ही तबाह कर दिया, ताकि कोई भी प्लेन उनका पीछा ना कर सके। इसके बाद केन्या में रिफ्यूलिंग करके वो सब सुरक्षित इजराइल वापस लौट आए और बाद में इस मिशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट से बदलकर इसके हीरो के सम्मान में ऑपरेशन योनाथन कर दिया गया। तो क्या ये इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन था? खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन एंटेबे आज भी मिलिट्री प्लानिंग और बहादुरी की एक बेमिसाल कहानी है। एक ऐसा ऑपरेशन जो ये बताता है कि कैसे नामुमकिन हालातों में भी जीत हासिल की जा सकती है।